नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो क्या नेताओं की शामत आने वाली है? क्या बड़ी संख्या में सांसदों और विधायकों के जेल जाने की तलवार लटक रही है या सदस्यता खत्म होने की तलवार लटक रही है? ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ मिलाकर जो संकेत सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग-अलग मामलों में सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, उससे ये अंदेशा जाहिर हो रहा है। इससे ऐसा लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया, सांसदों की और विधायकों की मर्यादा, उनके आचरण, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या सख्त रुख अख्तियार करने वाला है और क्या फिर इसका खामियाजा सांसदों और विधायकों को उठाना पड़ेगा? कुल मिलाकर 3 मामले हैं। पहला मामला है सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो ये इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या आर्टिकल 105 के तहत सांसदों और विधायकों को जो इम्यूनिटी मिली हुई है, क्या वो सब पर एक साथ लागू होती है? इम्यूनिटी ये मिली है कि सांसद या विधायक संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर जो बोलते हैं, जो वोट देते हैं, चाहे वो सदन की बैठक के दौरान हो या किसी कमेटी की बैठक के दौरान हो, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये मामला शिबू सोरेन से संबंधित है। आपको ध्यान होगा 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायकों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें मेजॉरिटी डिसीजन आया था, जिसमें ये कहा गया था कि सांसदों को इम्यूनिटी मिली हुई है, यानी संसद के अंदर जो वो करते हैं या विधानसभा में जो विधायक करते हैं, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती, उन पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मामला फिर मेजॉरिटी डिसीजन था, यानी तीन जजों ने पक्ष में फैसला किया था, 2 ने विरोध में फैसला किया था और उसके बाद 2012 में शिबू सोरेन की पुत्रवधू सीता सोरेन पर आरोप लगा कि वहां राज्यसभा चुनाव में एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का नामांकन का प्रस्ताव जो होता है उसका समर्थन करने के लिए और वोट देने के लिए के एवज में 1.5 लाख रुपया उन्होंने लिया। ये आरोप लगा, ये झारखंड हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि पब्लिक के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, इसके बड़े रेमिफिकेशन हैं, जनता बहुत सवाल पूछ रही है, पब्लिक ऑर्डर से संबंधित ये मसला है और सांसदों के आचरण, विधायकों के आचरण मर्यादा से जुड़ा ये मसला है, तो क्या इसको शिबू सोरेन वाले मामले में जो इम्यूनिटी वाला फैसला आया था उससे परे जाकर भी देखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी, ये जो सुनवाई चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन बताई कि या तो हम शिबू सोरेन के संदर्भ में इस पूरे मामले को देखें, यानी मामला रफा दफा कर दें, या फिर इसको हम ये देखें कि इम्यूनिटी क्या रिश्वतखोरी के मामले में भी लागू होती है। लागू नहीं होती तो फिर क्यों ना इसको एक हायर बेंच में, संविधान की जो संवैधानिक पीठ है जो हायर बेंच की, उसको ये भेजा जाए मामला। अगर ऐसा हुआ तो वाकई में सांसदों और विधायकों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आजकल राज्यसभा चुनाव में अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि फलाना पार्टी का ने दल बदल कर लिया। दल बदल से मेरा मतलब है पार्टी लाइन से हटकर वोट दे दिया विपक्षी पार्टी को या प्रतिद्वंदी पार्टी के उम्मीदवार को या निर्दलीय का समर्थन कर दिया, या फिर विधानसभाओं में कि कॉन्फिडेंस के दौरान जो कॉन्फिडेंस वोट होता है उसके दौरान कुछ विधायक गैर हाजिर हो गए, कुछ विधायकों ने खिलाफ वोट दे दिया या टूट गए, ऑपरेशन लोटस जैसी चीजें चल गई, बहुत सारी चीजें लग रही हैं, आरोप लगते रहते हैं। तो एक मसला ये है। दूसरा मसला है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहना है कि आखिर ये जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी जुबान पर काबू क्यों नहीं रहता? ये बहक जाते हैं, ये बेतुके बयान देते हैं, ये इस तरह के बयान देते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, समाज में जो विषमता बढ़ सकती है, समरसता टूट सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। और ऐसे विधायकों पर, सांसदों पर उनकी पार्टी भी रोक नहीं लगाती, संबंधित संसद भी रोक नहीं लगाती, संबंधित विधानसभाएं भी रोक नहीं लगाती। तो क्या कोई कानून बनाया जाना चाहिए? हालांकि आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं जिसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जैसे आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई, 2 साल की सजा हुई और उनकी सदस्यता चली गई। उन्होंने दरअसल 2016 में
माँ और बेटी का एक सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसको उन्होंने कह दिया था कि ये तो एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है। तो लेकिन बाकी प्रवेश वर्मा है और भाई बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे सांसद हैं, ये कतार में हैं, मंत्री भी हैं, आप जानते हैं। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस पर सरकार से पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? आखिर ये सांसद मानते नहीं है तो भाई क्या इलाज किया जाए? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। तो इस पर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा, भारत सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये संसद पर छोड़ दिया जाए, संसद इस पर विचार कर लेगी, बहस कर लेगी और इस पर कोई कानून बना देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो बात को और आगे नहीं बढ़ाया है, सुनवाई जारी है और आगे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख जो पहले सख्त रहा है वो कितना सख्त रहता है, ये देखना की बात है। तीसरा मसला है जो ईडी के केस चल रहे हैं, सीबीआई के केस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की है कि 4-4 साल हो गए, अभी तक फैसला नहीं हो रहा, सुनवाइयां पूरी नहीं हो रही हैं, तो इसमें तेजी लाई जानी चाहिए। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी इसी तरह की बात संसद में कही थी कि सांसदों और विधायकों पर बहुत से अलग अलग आरोप लग जाते हैं, मुकदमेबाजी झेलनी पड़ती है, बदनामी झेलनी पड़ती है, विपक्षी पार्टियां इसका अब तब फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने चाहिए या स्पीड अप करनी चाहिए, सुनवाई तेजी से होनी चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिले, जो दोषी नहीं है वो क्यों बेकार में बदनाम होता रहे। बात तो वाजिब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जैसे के सामने मैं कुछ आंकड़े रखता हूं कि ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले 51 सांसद और 71 विधायकों के खिलाफ चल रहे हैं। इनमें से हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि इसमें कितने मौजूदा विधायक हैं, कितने मौजूदा सांसद हैं या कितने पूर्व के हैं। वहीं सीबीआई ने भी कहा कि कुल 121 केस लंबित हैं सांसदों और विधायकों के खिलाफ, जिसमें से 51 सांसद हैं, 51 यानी 121 में से 51 सांसद हैं और इन 51 में से 14 मौजूदा हैं और 37 पूर्व सांसद हैं और 5 सांसदों का तो निधन भी हो गया है। इसी तरह सीबीआई ने कहा कि 112 विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी विधायक हैं, उनके खिलाफ भी मामले चल रहे हैं, जिसमें से 34 मौजूदा हैं, 78 पूर्व विधायक हैं और 9 का निधन हो चुका है। तो ज्यादा संख्या में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं, इसलिए क्योंकि मामले लंबे चलते हैं तब तक उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और पूर्व विधायक के नाते भी ये वो मुकदमे झेलते रहते हैं। और 37 सांसदों के खिलाफ भी सीबीआई की जांच लंबित है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई थी वकील विजय हंसारिया, उनकी एक रिपोर्ट के आधार पर यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या सख्त रहेगा, केंद्र सरकार का इसमें रुख क्या रहेगा, या केंद्र सरकार चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी ही है तो वो अपने सांसदों, अपने विधायकों, दूसरी पार्टी के सांसदों और विधायकों सबको बचाने की कोशिश करेगी। इसके लिए भी कुछ जैसा मनमोहन सिंह सरकार के टाइम हुआ था, आपको ध्यान है कि तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 साल या 2 साल से ऊपर की जिनको सजा हो जाए उनको फिर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए, प्लस जितनी उनको सजा है वो भुगते। यानी किसी को 2 साल से 2.5 साल की सजा हुई तो वो 2.5 साल की सजा भुगतेगा और 6 साल और चुनाव नहीं लड़ पाएगा, यानी 8.5 साल तक वो चुनाव के मैदान में नहीं उतर पाएगा। इसके खिलाफ मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश ले आई थी जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने समर्थन किया था, जिसमें परोक्ष रूप से वामपंथी दल भी शामिल थे और बीजेपी भी शामिल थी। और उसी अध्यादेश को प्रेस क्लब में आपको ध्यान होगा कि एक अध्यादेश फाड़ा था राहुल गांधी ने, तो ये वही अध्यादेश था। अब सब लोग कह देते हैं राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ दिया, प्रधानमंत्री की मर्यादा को तार तार कर दिया, लेकिन कम लोग जानते हैं कि अध्यादेश तो ऐसे सांसदों, ऐसे नेताओं को बचाने के लिए लाया जा रहा था जिनको सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर अपनी सदस्यता गंवानी पड़ती। तो मनमोहन सिंह सरकार समूचे विपक्ष के साथ मिलकर, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, ऐसे सांसदों के लिए गली निकाल रही थी, बीच का रास्ता निकाल रही थी अध्यादेश के जरिए, जिसको राहुल गांधी ने नहीं माना था। और उसके तहत पहला शिकार इस नए सिस्टम का कौन हुए थे? चारा घोटाला के आरोपी लालू प्रसाद यादव। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या रहता है, विभिन्न पार्टियों का इस पर नजरिया क्या रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार से पूछा जाएगा, केंद्र सरकार से ही सुप्रीम कोर्ट उसकी राय पूछ रहा है, तो केंद्र सरकार का रवैया क्या रहता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।